हम टाइप कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं। टाइप कंस्ट्रक्टर्स इस पर्पस के लिए यूज होते हैं कि अगर आपके जो बेसिक टाइप्स हैं उनसे कोई एक्सीड कर जाता है और आप नए टाइप्स को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, नए टाइप्स को बनाना चाह रहे हैं, तो फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑपरेटर्स हैं जिनको आप यूज करके आप टाइप कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन दैट स्टेट्स के टाइप है आपके पास T1 से लेकर T4 तक, 3 डिफरेंट टाइप्स हैं एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू टाइप। तो हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट दैट? बाय यूजिंग यूनियन। अगर आपको ये कहा हुआ है टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू टाइप बाय यूजिंग यूनियन, तो आप क्या करोगे? सिंपली उन सब के अंदर क्या लगाना है आपने? आर ऑपरेटर। उसके अंदर आपने और ऑपरेटर लगाना है। इसी तरह से अगर आपको ये सिनेरियो दिया जाए कि देयर इज कि देयर आर द टाइप्स जो मेंशन है, वो मे बी इट कैन बी T1। इवन आपको यहाँ से भी बताया जा सकता है कि टाइप हो सकती हैं बूल, नेट, नेट1, इंट, रेट या रियल। ठीक है, और फिर आपको कहा जाए कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू टाइप बट बाय यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू टाइप बाय यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपने ये भी आप कर सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को के थ्रू न्यू टाइप्स आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आप क्या करोगे? सिंपली उनके दरमियान जो ऑपरेटर आपने यूज करना है वो T1 स्टैटिक, T2 स्टैटिक, Tn। लास्ट वन इज कॉम्पोजिट रिकॉर्ड टाइप। नाउ कॉम्पोजिट रिकॉर्ड टाइप की जहां तक बात है, तो कॉम्पोजिट रिकॉर्ड टाइप में हम बेसिक टाइप्स को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक टाइप्स को कंबाइन कर लेते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बुलियन भी यूज हुआ है, जिसके अंदर नेट भी यूज हुआ है, जिसके अंदर नेट1 भी यूज हुआ है। ठीक है, तो फिर आप उसे कंबाइन कैसे करोगे? आप उसको कंबाइन करने के लिए आप कंपोजिट टाइप यूज करोगे। ये तो बेसिक 5 6 7 टाइप्स हैं। ठीक है, अगर आपने नई टाइप्स कंस्ट्रक्ट करनी है एग्जिस्टिंग टाइप से, तो फिर उस केस में आप 3 डिफरेंट टाइप के टाइप कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो, और ये भी बेसिक टाइप कंस्ट्रक्टर्स में आते हैं। दैट मीन्स कि बेसिक टाइप कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हुए? If I ask you a question, what are the basic type constructor? You should mention that is union of types, Cartesian product of types, and then composite record type. इन तीनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपको एक मिलता है कार्टेशियन एंड कंपोजिट। कार्टेशियन और composite, आई थिंक आई स्किप्ड समथिंग। ओके, मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको मैं कहती हूँ एक डाटा टाइप है आपका रेड और दूसरा डाटा टाइप है आपका नेट, और आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें ये दोनों यूज हो रहे हैं, देन यू विल गो फॉर कॉम्पोजिट। और अगर आपने कोई ऐसी टाइप कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके अंदर यू हैव टू चूज अमंगस्ट ऑल द ऑप्शंस, ठीक है, या तो वो ब्लू होगा या वो ग्रीन होगा या वो विदड्रॉ होगा या फिर वो डिपॉजिट होगा, फॉर दैट टाइप यू हैव टू यूज यूनियन। Otherwise, you can use Cartesian. If you want to make a combination of those letters, then you have to use Cartesian. ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है। इसमें एक एग्जांपल जो 2 3 डिस्कस हुई है उन्हीं को फर्दर देख लेते हैं। एक तो सिग्नल कलर से रिलेटेड है, जिसमें जो टाइप है वो कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुई है। कोड कौन सा होता है? ये जो लास्ट टाइप होता है स्ट्रक्चरलेस टोकन के नीचे, दिस इज द कोड टाइप कंटेनिंग द वैल्यू दिस। तो यहाँ पर आपको जो एक सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया है आपने सिग्नल कलर्स को बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स। और वो कौन से कलर्स हैं? वो है रेड, एम्बर, फ्लैशिंग एम्बर एंड देन ग्रीन। ठीक है, ये 4 कलर्स हैं जिनको आपने कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद ऑपरेटर जो आपने इधर लगाया है, ऑपरेटर इज यूनियन ऑपरेटर, राइट। सो नेक्स्ट, बल्कि लास्ट, लास्ट में जो कॉम्पोजिट है उसके अंदर एक एग्जाम्पल जो ली हुई है वो है डेट की। डेट के अंदर आप देखा जाए तो 3 चीजें होती हैं। वैसे तो स्टैंडर्ड डेट को अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड डेट के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो उसके अंदर आता है डे, फिर उसके बाद आता है मंथ, देन कम्स ईयर, और फिर इसके बाद टाइम भी डेट के अंदर इंक्लूडेड होता है। और अगेन आप टाइम को देखो तो टाइम के अंदर भी 3 फर्दर कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है उसके अंदर सेकेंड्स, देन कम्स मिनट्स, एंड इन लास्ट उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं किस चीज को? घंटे को। और ठीक हो गया। तो अभी अगर आपने डेट को लिखना है तो डेट को मेरे ख्याल से लिखने के लिए जो बेहतरीन अप्रोच है वो यही है कि आप उस डेट को
बाय यूजिंग कॉम्पोजिट रिकॉर्ड टाइप मेंशन करो। जब आप कॉम्पोजिट रिकॉर्ड टाइप मेंशन करोगे, ऑटोमेटिकली जितने भी उसके अंदर पार्ट्स होंगे, हर एक पार्ट विल बी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर बेस टाइप विच इज मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, इनमें से आपको चूज करना है। सही। इवन आप ये भी कर सकते हो, उसके साथ AMPM को भी इंटीग्रेट कर सकते हो इफ यू वांट टू। तो देयर विल बी 3 पार्ट्स डेट के, 3 पार्ट्स टाइम के, और टाइम के साथ एडिशनल AMPM भी इफ यू वांट टू इंक्लूड। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपको कंबाइन करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, डेट के अंदर इन्होंने फिलहाल 3 ही कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं। कौन कौन से? डे, देन कम्स मंथ, एंड इन लास्ट देयर इज एन ईयर। अब अगर आप डे की बात करो ना, तो डे को साथ ही उन्होंने बता दिया है कि ये किस टाइप का है, दिस इज ऑफ नेट वन टाइप। अगेन मंथ की बात करो तो मंथ को साथ ही बता दिया, दिस इज अगेन ऑफ नेट वन टाइप। ईयर की बात की जाए तो ईयर इज ऑफ नेट टाइप। फिर इसी तरह अगर आप इसमें टाइम, सेकेंड्स और आवर्स की बात करो तो अकॉर्डिंगली वो चीजें चेंज होंगी। ठीक, कंडीशंस भी आप लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कंडीशन लगाई है कि डेट के अंदर डे, मंथ और ईयर आता है, सच दैट दैट शुड बी इक्वल टू डे इज लेस और इक्वल टू 31 एंड मंथ इज लेस और इक्वल टू 12। ठीक हो गया? दैट मीन्स के दिन जो है वो आपका 31 से कम होना चाहिए और मंथ आपका 12 से कम होना चाहिए। सो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कलेक्शंस क्या होती हैं। कलेक्शंस नाम से भी पता चल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स, आप ऐसे कह सकते हो। अभी इसके अंदर कुछ चीजें आप ऐसे डिस्कस कर लो, जो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। कलेक्शन दो टाइप्स की होती हैं, या तो वो सेट्स होते हैं या फिर वो सीक्वेंसेस होते हैं। सेट्स क्या होते हैं? हु विल टेल मी? वी हैव डिस्कस्ड इट। मैम सेट्स जो होते हैं वो फाइनाइट अनऑर्डर्ड होते हैं। फाइनाइट अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है, इक्वल हो सकते हैं। यस, जब भी आप सेट्स अनऑर्डर्ड जो चीज़ें होती हैं वो इक्वल भी हो सकती हैं सेट्स के अंदर। जब भी आप सेट्स की बात करोगे तो ये बात आप याद रखें कि सेट्स के अंदर हमेशा हम ऑर्डर को इतना नहीं देखते। हम ये सिर्फ बोल देते हैं देयर शुड बी सम फाइनाइट ऑर्डर्ड कलेक्शन, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस। ठीक है, और एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं। जब ऑटोमेटिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन है तो आप ये भी कह सकते हो कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन के अंदर हो सकता है एज है किसी की 10 तो किसी और की भी 10 हो। ठीक, किसी और की एज है 50 तो वो किसी और की भी 50 हो सकती है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपने क्रिटिकली देखनी है। पहली चीज इसमें ये है कि सेट्स के अंदर डुप्लीकेशन अलाउड होगी। क्यों अलाउड होगी? क्योंकि वो अनऑर्डर्ड कलेक्शंस हैं, और अनऑर्डर्ड कलेक्शंस में आप इसी तरह का डाटा स्टोर करते हो। जैसे किसी की एज है और 50 लोग हैं तो उसमें पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों की एज सेम होगी। दैट मीन्स वी कैन राइट देम एज रिपीटेड वैल्यूज। ठीक हो गया? और उसमें हम कभी भी सीक्वेंस को नहीं देखते। यानी एज अगर आपने लिखनी है तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर कोई 2 साल का है या 4 साल का है या 8 साल का है तो इट शुड बी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर और इन शुड बी इन एन असेंडिंग ऑर्डर। यानी वी आर नॉट केयरिंग मच अबाउट द ऑर्डर। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी क्रिएट अ सेट। Another example can be कि you are going to write out all the serial numbers or your identification numbers or registration numbers inside a set. So that is an example of set, because you are not allowed to write that. You are not, it is not compulsory for you to write them in a sequence, in a proper sequence. You can write them as they are. ठीक है, तो ये चीज है सेट्स। इसके बाद कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि सेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। सेट्स के अंदर जो पॉपुलर ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो है यूनियन इंटरसेक्शन के लिए, और इसके अलावा प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट्स के लिए। ठीक है, प्रॉपर और नॉन प्रॉपर यहाँ टर्म यूज होती है, आप इम्प्रॉपर भी बोल सकते हैं। बहुत कॉमन ऑपरेटर्स आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हर एक ऑपरेटर्स को आप मेमोराइज कर लो कि ये ऑपरेटर्स इसके अंदर होंगे। देर आर सम कॉमन ऑपरेटर्स। जैसे सेट्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा कॉमन ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो यूनियन है और इंटरसेक्शन है। इसके अलावा प्रॉपर इम्प्रॉपर है। थोड़ी बहुत डिटेल अगर आप देखना भी चाह रहे हैं तो आप देख लें। सेट इनोमिनेशन, द सेट ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी। दैट मीन्स कि अगर कोई सेट है ए बी सी तो इसका मतलब है सबसे पहला ऑपरेटर तो यही होगा, एनोमरेट करना, उनको सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज लिखना। ए बी सी कंबाइंड है और एनोमरेट करके आप लिखोगे तो ए अलग मेंबर है, बी अलग मेंबर है, सी अलग मेंबर। देन कम्स सेट कॉम्प्रिहेंशन। सेट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है द सेट ऑफ एक्स फ्रॉम द टाइप टी सच दैट पी ऑफ एक्स कॉलन एक्स
or x belongs to t and p of x. यानी there exists a function and you have to define that your function is holding that your variable is holding that function or your variable is true for that function. ठीक है. उसके बाद है द सेट ऑफ इंटीजर्स. अगेन इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर आपको पता है क्या है. सेट मेंबरशिप का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट ई है और वो किसी सेट का मेंबर है तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे. ई इन द सेट एस. नॉट अ मेंबर को आप सिंपली ई नॉट इन द सेट एस करके लिखोगे. यूनियन ऑफ सेट्स आपको पता है उसके अंदर सारी वैल्यूज आ जाती हैं एस यूनियन एस टू. और इसको आप और भी यूज कर सकते हो. यानी कोई भी मेंबर और की फॉर्म में होगा तो वो यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा. एस वन और एस टू अगर दो सेट्स हैं तो उनके ऊपर इंटरसेक्शन भी आ जाएगा और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस वन इंटर एस टू. सेट डिफरेंस ऑफ सेट को आप डिवाइड से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आप याद रखें, माइनस से आप रिप्रेजेंट नहीं करते. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड यूनियन ऑफ सेट्स दी यूनियन सेट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप बेशक बहुत ज्यादा डिटेल में ना देखें. यानी ऐसी एग्जांपल कोई नहीं आएगी आपके लिए कि यू हैव गिवन विद 3 सेट्स एंड यू हैव टू अप्लाई फर्दर ऑपरेटर एनी एंड देन यू हैव टू राइट द रिजल्ट ऑफ दैट ऑपरेटर. ठीक है. प्रॉपर सबसेट और वीक प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है. प्रॉपर सबसेट S1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S2. हाउ विल यू राइट दैट. P सबसेट S1 सबसेट S2. साथ में आप इसका ऑटोमेटिकली P ऐड कर लोगे. और जो वीक सबसेट है S1 इज अ वीक सबसेट ऑफ S2. अब कार्डिनैलिटी ऑफ S कार्ड S से आप रिप्रेजेंट करते हो. ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस हैं, कहीं पर भी इनको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट नहीं शो किया. क्वेश्चन अराइजेस कि एक्चुअल में प्रॉपर सबसेट में होता क्या है या वीक प्रॉपर सेट में होता सबसेट में होता क्या है. उसके अलावा कार्डिनैलिटी में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है. तो जो मैथ्स के ऑपरेटर्स हैं जिस तरह से वहां अप्लाई होते हैं सेम एज इट इज यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं. ओके प्लीज अगर आपने कोई इस तरह के काम करने हैं तो आप अपनी पर्सनल चैट में मैसेज किया करें. ठीक है. ग्रुप की चैट में मैसेज ना किया करें. नेक्स्ट है सीक्वेंसेस. सीक्वेंसेस में एक तो डुप्लीकेशन जो है उसको अवॉइड किया जाता है और सेकेंडली ये बात याद रखें कि हमेशा जब भी आप सेट्स में रिप्रेजेंट करोगे सीक्वेंसेस में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा. यानी अगर आपको कोई सेट गिवन है जैसे ये है ए बी सी, अगर ये सेट है तो आप कह सकते हो कि ए सी बी तब भी ये एक ही चीज है, सी बी ए तब भी एक ही चीज है. लेकिन इफ दैट इज अ सीक्वेंस तो आप ए को पहले बी को बाद में, बी को पहले ए को बाद में, यानी अपनी मर्जी से उनके सीक्वेंस को बदल नहीं सकते. ये सीक्वेंस की लिमिटेशन होती है, आप उनके ऑर्डर को चेंज ही नहीं कर सकते. ठीक है. फिर अगेन जो सारे ऑपरेटर्स हमने ऊपर डिस्कस किए थे वही सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर भी हैं. और अगेन आई विल रिपीट कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जो कि दोनों के दरमियान कॉमन नहीं होंगे. सेट्स के अलग ऑपरेटर्स होंगे और सीक्वेंस के अलग ऑपरेटर्स होंगे क्योंकि उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं. उनके अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स भी चेंज हो सकते हैं. तो और अगर फर्दर आपको इनकी डिटेल देखनी है तो जो मैथ्स के ऑपरेटर्स होते हैं सेम एज इट इज ये भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब जैसे मैंने आपको बोला कि देयर माइट बी सम डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटर्स. तो इनोमिनेशन तो आपको पता है एलिमेंट है अगर कोई सेट का तो इट इज द एलिमेंट ऑफ सेट. तो वो सीक्वेंस के अंदर भी इनोमिनेशन ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है. कॉम्प्रीहेंशन भी सेम है कि अगर कोई फंक्शन है और वो फंक्शन ट्रू है कुछ वैल्यूज के लिए तो एक्स आपका अगर मेंबर है तो वो एक्स के लिए भी वो फंक्शन ट्रू होना चाहिए. ठीक है. देन उसके अंदर कुछ हेड और टेल से रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल हैं. अब क्यों हेड और टेल से रिलेटेड है, वहां पर हम हेड और टेल क्यों नहीं. कॉमन सेंस की बात है कि हेड और टेल हम हमेशा जब हम डाटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ते हैं तो हम हेड और टेल वहां पर डिस्कस करते हैं जहां पर उनका ऑर्डर मैटर कर रहा होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑर्डर मैटर नहीं करता. जब ऑर्डर मैटर करता है जिस जिस डाटा टाइप में तो हम उसको हम हेड और टेल के थ्रू रेफर कर रहे होते हैं. ठीक है. तो हेड और टेल तो ऑटोमेटिकली हेड रेफर्स टुवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट एंड टेल रेफर्स टुवर्ड्स द second element or towards the element that is left after the head. ठीक है. remaining sequence after head is removed. for example अगर एक सेट है उसमें a b c d है और head automatically first element है तो वो a होगा. b c d comes under the tail. इसका ये मतलब नहीं है कि tail को you will be calling that it is only the last element. so the next operator जो इसके ऊपर apply होता है that is length. and how do you represent that. len. set of elements you represent that ELEMS. then I raised to power ith element of S. इंडेक्स को आप कैसे एक्सेस करते हो, आप यू सिंपली राइट दैट एज S एंड देन I फॉर द इंडेक्स. इंडेक्स बताता है कि ये उस सीक्वेंस के अंदर मौजूद कितनवे नंबर पे एलिमेंट है. ठीक है.
अभी पहले तो ये इंडेक्स मैटर नहीं करता था सेट्स के केस में, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं मैटर करता, लेकिन यहाँ पर ये मैटर करता है क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। सेट ऑफ इंडेक्सेस फॉर द सीक्वेंस, जितने भी इंडेक्सेस होंगे, अगर 50 से लेके 50,000 तक इंडेक्सेस हैं, तो जो सेट ऑफ इंडेक्सेस है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, एस कॉलन इंडेक्सेस ऑफ एस। द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय द कंकैटिनेटेड सीक्वेंसेस S1 एंड S2 such that S1 and S2, ठीक है। कंकैटिनेशन कैसे होगी, आप उन दोनों को कंबाइन करोगे सीक्वेंस को, तो वो कंकैटिनेशन में आ जाएगा। कंकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना। नेक्स्ट इज मैप्स। मैप का मतलब है कि आप डोमेन और रेंज दो अलग अलग सेट होंगे और एक सेट से एक वैल्यू को उठा के दूसरे सेट की दूसरी वैल्यू के साथ मैप कर रहे होगे, ठीक है। अ फाइनाइट मैपिंग इज अ correspondence between two sets, not sequences, between two sets, right? The domain and the range, with the domain indexing elements of the range. Domain has to index the element of range. That means domain has to point out the elements of range. It is therefore similar to a finite function. Yes, it is. The mapping type constructor in VDM as a written map T1. It is important that you know how you will actually write this, because ऊपर भी हमने जितने भी operators discuss किए हैं, हमने उनकी mathematical forms नहीं देखी कि ये कैसे implement होंगे. We have just seen कि ये कैसे इनका syntax क्या होगा, ठीक है। और इनके जो मैथमेटिक्स है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बेसिक लेवल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो ये आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, सेम विल बी एप्लीकेबल ऑन दैम। मैथ के अंदर आपको ये पता होना चाहिए हाउ विल यू राइट मैप। एक आपके पास सेट है ए बी सी, ठीक है, और दूसरा सेट है आपके पास डी ई एफ। अगर आपने ए को मैप करना है ई से, तो हाउ विल यू राइट मैप ए टू डी, ठीक है। इसी तरह से इफ यू वांट टू मैप सर्टेन टाइप्स, बेस टाइप्स जो ऊपर हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कि आर यू गोइंग टू स्कूल, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बूलियन रिजल्ट करता है, ट्रू या फॉल्स रिजल्ट करता है, और आपने इसको कन्वर्ट करना है इन विच क्लास डू यू स्टडी। ऑटोमेटिकली आपको पता है दैट शुड बी अ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16, राइट, क्योंकि 16 क्लासेस होंगी और 16 क्लास से ज्यादा तो वो पढ़ नहीं सकता। दैट सिंपली मीन्स कि पहले उसके सेट की वैल्यूज जो थी वो बूलियन थी और फिर उसके बाद आपने उसके सेट की वैल्यूज को चेंज कर दिया, और अभी जो उसकी वैल्यूज हैं वो नेट होंगी विद सर्टेन लिमिटेशन, और नेट कहाँ तक होगी, वो होगी नेट 16 तक, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है अगर आपने इन दोनों टाइप्स को मैप करना है तो आप मैप कैसे करोगे, मैप बूल टू नेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ इन्होंने स्ट्रिंग को डेट में मैप किया हुआ है, और उसके लिए जो एग्जांपल यूज की है दैट इज बर्थडेज इक्वल्स टू, बर्थडेज एक नई टाइप क्रिएट हुई है, ठीक है। डिफाइन अ टाइप्स बर्थडे, एक नई टाइप बनाई है, और वो टाइप बनी कैसे है, वो प्रीवियस ऑपरेशंस को यूज करके। लेकिन कौन से ऑपरेटर्स को यूज किया, उसने मैपिंग ऑपरेटर को यूज किया, और वो मैप क्या कर रहा है, मैप मैम स्ट्रिंग टू डेट, इट मैम मैप मैप्स। जो है ये फंक्शन की तरह काम करते हैं, जैसे वन टू वन फंक्शन होते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी फंक्शंस। एक्चुअल में मैप फंक्शंस की तरह काम नहीं करता। मैप सिंपली वैल्यूज को मैप करने के लिए यूज होता है, यानी एक सेट की वैल्यूज को आप कंबाइन करते हो दूसरे सेट की वैल्यूज के साथ। इसके अंदर जैसे हम मैथ्स में, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो हम क्या करते थे हमेशा, एक साइड पे लिख दिया करते थे कि ये डोमेन है, और दूसरी साइड पे आप लिख दिया करते थे कि ये रेंज है। यहाँ पर आप नीचे देखें तो आपको नजर भी आएगा, डोमेन उसकी डिफाइन हुई हुई है, उसकी दूसरी साइड पे रेंज डिफाइन हुई हुई है। अब मैथ्स में कुछ फर्दर रूल्स हुआ करते थे जिसमें हम ये कहते थे कि दैट शुड बी, पता नहीं कुछ इस तरह की दो डायग्राम्स होती थी जिनको हम देख के कहते थे अच्छा ये प्रॉपर मैपिंग है, और पता नहीं प्रॉपर सबसेट है कि हर एलिमेंट इसका दूसरे एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है। जैसे अभी किसी ने नाम भी लिया कि वन टू वन फंक्शन होता था, और पता नहीं कौन कौन से फंक्शन। उतनी स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मैपिंग के लिए अपने रूल्स मौजूद हैं जरूर, लेकिन वो ऑपरेटर्स भी यहाँ पर नीचे डिस्कस हुए हुए हैं, ठीक है। उस इसके लिए जैसे ना एक टर्म यूज होती है मैपिंग के लिए, कंसिस्टेंसी, कि मैपिंग के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब उसका मतलब भी असल में वन टू वन मैपिंग ही है बाय यूजिंग यूनियन ऑपरेटर, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू प्रॉपर नेमिंग देम। समझ आइए, हैव आई एड्रेस्ड। और दूसरी बात ये कि बर्थडे जो आपने पूछा है कि बर्थडे एक मैप है, तो बर्थडे मैप नहीं है, बर्थडे असल में एक टाइप है, एक नया टाइप है। जैसे आपने बेसिक टाइप्स पढ़ी है ना, उस तरह की हमने अपनी एक टाइप बनाई है, ठीक है, और उसका नाम है बर्थडेज। और वो टाइप हम बना कैसे रहे हैं, हम कुछ बने बनाए ऑपरेटर्स को यूज करके बना रहे हैं, और उनमें बने बनाए ऑपरेटर्स में एक होता है मैप का भी, और हम क्या कर रहे हैं, मैप में एग्जिस्टिंग बेस टाइप्स को मैप करके एक न्यू डेटा टाइप बना रहे हैं।
नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरिंग। 3 मिनट्स रहते हैं एंड आई वांट टू फाइनलाइज दिस टॉपिक इन दिस वीक। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरिंग। अब स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्ट्रक्चर के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखें कि हमेशा स्ट्रक्चर बोलते हैं कि कैसे आपने जितना भी आपका डाटा है उसको आपने कैसे किन प्रिंसिपल्स को यूज करके या किन टेक्निक्स को यूज करके स्ट्रक्चर्स डिफाइन करने हैं। अब दो अलग अलग चीजें हैं, वीडीएम एसएल एंड देन कम्स वीडीएम प्लस प्लस। अभी अगर वीडीएम एसएल होगा तो उसकी स्ट्रक्चरिंग अप्रोच डिफरेंट है, और अगर वीडीएम प्लस प्लस है तो उसकी स्ट्रक्चरिंग अप्रोच डिफरेंट है। वीडीएम प्लस प्लस को पहले इसलिए देख लेते हैं कि उसके अंदर सारे वही कॉन्सेप्ट हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं। जैसे आप अपने हर कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ क्लास, आप अपने हर कॉन्सेप्ट को एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ चीजें आ रही होती हैं, जैसे इनहेरिटेंस वगैरह आ रही होती है। यहाँ हम देख भी सकते हैं आपने हर क्लास को हर एक कॉन्सेप्ट को इन द फॉर्म ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, और हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ऊप के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मींस एक पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। जो चाइल्ड क्लास है वो हमेशा आप उसको बोलोगे ये सब क्लास है, और जो पेरेंट क्लास है उसको आप बोलोगे ये सुपर क्लास है, और जो चाइल्ड क्लास है उसको आप बोलोगे दिस इज द सब क्लास ऑफ द पेरेंट क्लास, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के अंदर ये होगा कि जो पेरेंट क्लास के जितना भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल होगा, और चाइल्ड क्लास के अंदर उसके अलावा कुछ डिफरेंट फीचर्स भी आ सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं 3 तरह के होते हैं। एक्सेस वैसे तो 4 तरह के होते हैं, यहाँ पर 3 तरह के मेंशन है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अगर किसी के साथ किसी भी सेट के साथ आपने पब्लिक लिख लिया है, किसी भी टाइप के साथ आपने पब्लिक लिख लिया है, तो इसका मतलब हुआ कि वो हर एक के लिए एक्सेसिबल है। अगर आपने उसके साथ प्राइवेट मेंशन किया है दैट मीन्स कि वो हर एक के साथ एक्सेसिबल नहीं है, वो सिर्फ अपनी क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, क्लास के बाहर वो कहीं एक्सेसिबल नहीं होगा। और जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड है ये हमेशा इनहेरिटेंस के साथ यूज होता है, यानी जब भी आप पेरेंट क्लास के अंदर कोई चीज बनाते हो, कोई वेरिएबल लिखते हो, सॉरी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो नहीं है यहाँ, सेट है। अगर आपने बना लिया है और कोई एलिमेंट ऐड कर लिया है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ आप प्रोटेक्टेड लिखोगे, जिसका ये मतलब हुआ कि ये डाटा जिसके साथ आपने प्रोटेक्टेड लिखा है दैट इज एक्सेसिबल विद इन योर चाइल्ड क्लास। तो वीडीएम प्लस प्लस इसके अंदर हमेशा इनहेरिटेंस यूज होती है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, जबकि जो वीडीएम है एक्चुअल में इसके अंदर यूज होता है हमेशा वीडीएम एसएल। इसके अंदर हमेशा मॉड्यूलर अप्रोच यूज होती है। मॉड्यूलर अप्रोच का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स। अब क्लास जो है वो जैसे हमेशा क्लास कीवर्ड के साथ शुरू होती है ना, तो मॉड्यूल हमेशा जो है वो मॉड्यूल के कीवर्ड के साथ शुरू होता है। क्लास को हम शो करने के लिए खत्म करने के लिए वैसे हम प्रोग्रामिंग में ब्रैकेट्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एंड कीवर्ड यूज होता है। बिल्कुल इसी तरह मॉड्यूल को भी खत्म करने के लिए एंड कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम अपने मॉड्यूल को कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफॉल्ट कीवर्ड्स इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। अच्छा, अब एक यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब हम फॉर्मल मेथड शुरू में पढ़ रहे थे तो हम कभी